अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है। आज सारी मानसिकता तोड़ेंगे, एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। स्वागत करता हूं आपका। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। ये वो मानसिकता है जहां पे आपको अकेलापन भी महसूस होगा और तकलीफें भी बहुत आएंगी। वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पांव की मोच आगे बढ़ने नहीं देती है। आज बात करेंगे फ्रीलांसिंग, सोलोप्रेन्योर और स्टार्टअप की। क्या होता है फ्रीलांसिंग? अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम। दुनिया लेगी सुबह शाम, पूरे सम्मान से आपका नाम। मेरे साथ तैयार हो जाइए। तीन बातें हैं एक कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले तीन चीजें देखिए। जो मुझको भाता है, आपको एक्साइटमेंट आनी चाहिए। जो मुझको आता है, उसका आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। और जो बाजार चाहता है, उसका कंज्यूमर डिमांड। जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो बाजार चाहता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, पैसा अपने आप छप्पड़ फाड़ के आता है। बिल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट गेटिंग वर्क एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ नो वर्क एक्सपीरियंस। थोड़ी अजीब सी बात रहेगी, सुनो मेरी बात को। शुरुआत के अंदर बिजनेस के आपको एक्सपीरियंस बिल्ड करना है कि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। जब इसका एक्सपीरियंस बिल्ड करते रहोगे, यानी कि आपको काम नहीं मिला आज तक। कोई क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको काम नहीं मिला। और इसी का एक्सपीरियंस और बिल्ड करो। लोगों से मिलने जाओ कि मुझे काम चाहिए, वो कहेंगे आपको काम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपको काम कभी मिला ही नहीं। आपको काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको कभी भी काम नहीं मिला। थोड़ा कंफ्यूजन मत लो, इसकी बात को सरलता से समझो। शुरुआत में काम नहीं मिलेगा, जाते रहो जाते रहो जाते रहो। जिस दिन मिल गया, वर्क एक्सपीरियंस से और वर्क एक्सपीरियंस आता है। काम जब मिल जाता है तो उसके बाद और काम मिलते जाता है। बैंक भी आपको लोन तभी देता है जब आपको पैसे की जरूरत नहीं हो। इन्वेस्टर भी आपको पैसा तभी देता है जब आपको पैसे की जरूरत नहीं हो। और आपको जॉब्स भी तभी अच्छी मिलती हैं जब आपको एक अच्छी जॉब मिल चुकी हो। आपको बिजनेस भी तभी बहुत मिलता है जब आपको ऑलरेडी बिजनेस मिल रहा हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग दुनिया के सबसे अंडररेटेड प्रोफेशंस में से है। स्टार्टअप भी अंडररेटेड प्रोफेशंस में से है। जो आदमी फ्रीलांसर बनता है या स्टार्टअप शुरू करने से पहले फ्रीलांसर से शुरुआत करेंगे। यही मेरा आज का कोर्स है कि शुरुआत में फ्रीलांसर, बाद में स्टार्टअप, उसके बाद स्केल अप। तो शुरुआत के समय में जब आप फ्रीलांसर बनेंगे, लोग सोचेंगे बेचारा बेरोजगार है, इसके पास कोई काम नहीं है। पर सच्चाई यह है कि यह एक्सपीरियंस एक बहुत ही स्ट्रेस का, लोनलीनेस का, डिफिकल्टी का एक्सप्रेशन में से है। जो आदमी फ्रीलांसर बनता है या स्टार्टअप शुरू करने से पहले फ्रीलांसर से शुरुआत करेंगे। यही मेरा आज का कोर्स है कि शुरुआत में फ्रीलांसर, बाद में स्टार्टअप, उसके बाद स्केल अप। तो शुरुआत के समय में जब आप फ्रीलांसर बनेंगे, लोग सोचेंगे बेचारा बेरोजगार है, इसके पास कोई काम नहीं है। पर सच्चाई यह है कि यह एक्सपीरियंस एक बहुत ही स्ट्रेस का, लोनलीनेस का, डिफिकल्टी का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद सोलोप्रेन्योर से शुरुआत करी, एक स्टार्टअप बिल्ड किया, पूरा स्केल किया है। फ्रीलांसर, नो मैटर व्हाट यू डू, पीपल विल जज यू, इग्नोर यू, लाफ एट यू। लोग हंसेंगे आप पे। आज तुझ पर जो हंस रहे हैं, जो वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कोई कमाल, वो तुझ पे अभिमान करेंगे। हर छोटा बदलाव और बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। पहला सब्जेक्ट, नो व्हाई यूर फ्रीलांसिंग। क्यों करना चाहते हो आप फ्रीलांसिंग? स्टार्टअप शुरू क्यों करना चाहते हो? आइडेंटिफाई करो अपने गोल को। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम फ्रीलांसिंग। जो अपने लक्ष्य में खो गया, समझो वही व्यक्ति सफल हो गया। यूज फ्रीलांसिंग एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। ये आपका स्टेप है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा बलिदान चाहिए, जिद जुनून और दृढ़ निश्चय का स्वाभिमान चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को कि आप वर्क लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए जा रहे हो या फ्लेक्सिबल शेड्यूल के लिए जा रहे हो। आप एडिशनल फैमिली इनकम के लिए जा रहे हो या करियर बढ़ाने के लिए जा रहे हो, करियर घटाने के लिए जा रहे हो। आजकल फ्रीलांसर लोग करियर घटाने के लिए भी जाते हैं। करियर की ग्रोथ की जगह टेपर डाउन करना चाहते हैं। मैं तो महीने में 10 दिन काम करूंगा, 20 दिन आराम करूंगा। ये मानसिकता भी है। आपको ज्यादा फैमिली को टाइम देना इसलिए शुरू कर रहे हो स्टार्टअप क्योंकि आपको नौकरी में टाइम नहीं मिलता था, या कोई फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना चाहते हो। ये मानसिकता अगर आपकी कुछ ऐसी रही कि भैया नहीं नहीं, फ्रीलांसिंग में तो बहुत आराम है, घर से बैठ के काम करेंगे, महीने में 10 दिन करेंगे, 20 दिन आराम करेंगे, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। यही लोग मरते हैं, ये लोग कभी नहीं चल पाते हैं। काम करो या ना करो, काम की फिक्र जरूर करो, और फिक्र करो या ना करो, काम का जिक्र जरूर करो। ये कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो बॉस के सामने काम की फिक्र, काम का जिक्र कर करके तनख्वाह लेते रहते हैं। जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। यह मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। मैं मानसिकता पे काम कर रहा हूं अपने पहले अध्याय में। आज के 21 अध्याय दूंगा पूरे जबरदस्त तरीके से। जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। ये लोग कैसे ग्रो करेंगे? अपने ड्रीम्स और रियलिटी मैच को फटाफट से जोड़ के देखो कि असेसमेंट ऑफ योर एस्पिरेशन और आज का एक्शन। जाना कहां है, लेकिन क्या एक्शन उतने ले रहे हो? क्या वहां पहुंच जाओगे? सपना एक देखोगे, मुश्किल हजार
बार आएंगी, लेकिन वे मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अगला स्टेप समझिए इसका, आप क्या निकले हो या निकाले गए हो? क्यों शुरू करना चाहते हो स्टार्टअप? आप निकले हो अपने घर से या अपनी नौकरी को छोड़ के, या निकाले गए हो क्योंकि कोविड था, आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले समझिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, पर्पस क्रिएट करिए, मैं क्यों करना चाहता हूं। टेक सम टाइम आउट टू सॉर्ट आउट योर थिंग्स। पानी को टेस्ट करो, टेस्ट द वाटर। शुरुआत में छोटे टेस्ट करो। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी भी किसी की जान नहीं ली है, कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली है, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए, ये मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। खतरा तो उठाना पड़ेगा। अपनी की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, आपके स्किल सेट कितने अच्छे हैं। इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम, टेक आउट सम टाइम एंड मनी फॉर सम स्किल अपग्रेडेशन। अपना स्किल अपग्रेडेशन करो। कितने शार्प है आपके स्किल्स? द ग्रेटर आर योर स्किल्स, द हायर प्राइसेस यू कैन आस्क फॉर योर सेल्फ। जितना ज़्यादा स्किल सेट अच्छा होगा, उतना मार्केट से पैसा मिलेगा। स्किल सेट कहाँ से मिलेगा आपको? ये हुनर जो आ जाए तो आपका ज़माना है, ये हुनर जो आ जाए तो आपका ज़माना है। पाँव किसके छूने हैं, सर कहाँ झुकाना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना है, ये हुनर जो आ जाए तो आपका ज़माना है। सोचो कि कहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा, कहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी। लर्निंग वहीं से लेनी है जो आपके गोल में मदद करता हो। एक बार हाथी ने अपने बच्चे को बोला, किसने? हाथी ने अपने बच्चे को बोला, क्या बोला? कि बेटा मैं तुझसे बहुत दुखी हूं। बच्चा बोला, क्यों पापा? बोला, बच्चे मैं तुझसे बहुत दुखी हूं क्योंकि देख ईगल का बच्चा तुझसे पहले उड़ने लग गया, और वो तो भी तुझसे 4 साल छोटा भी है, तू अब तक नहीं उड़ पाया। हाथी का बच्चा बोला, सॉरी पापा, पूरी कोशिश करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ में? अपने स्किल सेट पे काम करिए, जबरदस्ती दूसरों को कॉपी ना करें। ये नहीं कि ओयो बिलियनियर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी ऐसा कुछ कर देता हूं। कॉपी नहीं, दूसरों को मत देखिए। आर यू न्यू टू व्हाट यू डू? टाइम कम है फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आप नए हैं, अब बात को समझो, अगर आपके पास प्राइस घटाओ कस्टमर बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ, आपको मॉडल चूज करना पड़ेगा। अगर कस्टमर नहीं है तो प्राइस घटाओ, अगर कस्टमर ज्यादा आ गए, आप अकेले पड़ गए, तो प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ, ताकि उतने टाइम के अंदर ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। आपको अपने टाइम का अर्निंग पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। एक बार एक लिस्ट बनाओ अपने स्किल की, उसको लेफ्ट राइट में लिखो, 2 तरफ में। एक तरफ में लिखो वो स्किल जिसको आप प्रेम करते हैं और यूज भी रोज करते हैं। दूसरी तरफ जो आपके पास स्किल है लेकिन आप यूज रोज नहीं कर पाते। ऐसे भी कई स्किल सेट होंगे आपके पास जो आपके पास है लेकिन आप यूज नहीं कर पाते। देखिए, कहीं उनको मिस तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि जो रोज यूज करते हैं वही टॉप ऑफ द माइंड रहता है और फिर वही यूज होता है। It will also help you see in different ways to market yourself. Sometimes the best paying skills aren't the ones you like the most. ढूंढिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल सेट हैं। ये शुरुआत है, ये पहला अध्याय है। अपने टॉप स्किल्स ढूंढो। कोई ऐसी अचीवमेंट ढूंढो। टॉप स्किल कैसे ढूंढते हैं? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर मैं अपना टॉप स्किल कैसे ढूंढूंगा, तो पता ही नहीं है। तरीका क्या है? कोई ऐसी अचीवमेंट ढूंढो जिसको आपने बहुत फास्ट या एफिशिएंटली कर लिया था। क्या इससे आपका पैसा बचा था? क्या इससे आपने पैसा कमाया था? क्या इससे आपको कस्टमर मिला था? क्या इससे आपको नया मार्केट मिला था? क्या इससे कोई आपको वोट्स मिले थे? क्या इससे कोई आपको अवार्ड मिला था? क्या आपने ये सारे के सारे तूफान के विपरीत परिस्थिति में भी अचीव किया था? क्या इससे कोई परफेक्ट रिजल्ट मिला था, या आपने कोई बड़े मेस मतलब सब कुछ उथल पुथल को आपने सुधार दिया था? देखिए कब बड़ी सफलता मिली थी, वहां से आपको इंडिकेशन मिलेगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर को पहचानो। योर टॉप स्किल्स विल क्रिएट योर रेपुटेशन विच विल ड्राइव योर मार्केटिंग मैसेज। आपकी रेपुटेशन वहीं से आएगी। आपके नेगोशिएशन का लेवरेज, आप ज़्यादा पैसा मांग पाओगे। आज योर प्राइसिंग विल चेंज। आपको क्या लिखना आता है? राइटिंग बुक्स, आर्टिकल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, टीचिंग, एडिटिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रूफ रीडिंग, टीवी, फिल्म, स्क्रिप्ट राइटर, कुछ भी हो सकता है। आप एडिटिंग, ब्रोशर, एड कॉपी, प्रेस रिलीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसक्राइबिंग, ढूंढो आपका स्किल सेट क्या है। क्या आप स्पेशलाइज कर सकते हो? स्पेशलाइजेशन हाइटेंस द रेपुटेशन। जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा उतना रेपुटेशन आ जाएगा। आप सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हो किसी सब्जेक्ट पे। एक शहर के अंदर बच्चों का डॉक्टर एक ही सुपर स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का डॉक्टर एक ही सुपर स्पेशलिस्ट होता है, जिसका पूरे शहर में अपने आप नाम फैल जाता है। जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, हुनर के समंदर से ही नूर निकलेगा। जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, हुनर के समंदर से ही नूर निकलेगा। आइडेंटिफाई करो कौन सा पर्सनल ट्रेट है, कौन सा वो जो नूर है आपका,
जो जरूर मिलेगा वो नूर मिलेगा। क्या आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, क्या आप अच्छा लीड कर पाते हो, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्या आप क्यूरियस हो, क्या आप पॉजिटिव इन काम हो। पर्सनल ट्रेट आपकी रेपुटेशन बनती है। इट विल अल्टीमेटली डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स बिकॉज रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। याद रखना, रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। देखिए फाइनली अपना स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। देखो क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप अभी कर रहे हो, क्या कर सकते हो, किस चीज में आप एक्सेलेंट हो, आप कहां पे अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हो। अपनी वीकनेस भी ढूंढो कि कहां पे आपके अंदर कमी है, कौन से इश्यूज हैं जो आप नहीं अचीव कर पाते हो, कौन से क्लाइंट ने आपको बोला, कस्टमर ने बोला ये आपकी कमियां हैं, व्हाट डू यू थिंक यू कैन इंप्रूव। ढूंढो अपॉर्चुनिटी, ढूंढो कि दूसरे फ्रीलांसर क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को देखो, देखो वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर आपको क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है बाजार के अंदर, या एक्स्ट्रा वर्क दे प्रोवाइड यू आउटसाइड योर स्किल सेट। या ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल हो सकता है। अपॉर्चुनिटी यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ। आपके पास कौन सी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो कॉम्पिटिटर के पास है पर आप मिस कर रहे हो। और थ्रेट भी ढूंढो। थ्रेट क्या है, थ्रेट भी एक्सटर्नल होता है, बाजार से होता है कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, दूसरे फ्रीलांसर क्या कर रहे हैं, आप वो क्या आपसे अलग कर रहे हैं, वो क्या आपसे अच्छा कर रहे हैं, उनसे आपको क्या थ्रेट है, वो कौन सा आपका कस्टमर ले गए हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। स्वीकार करो, सुधार करो, स्वीकार करो, सुधार करो। किसी किसी के किस्से में आता है, मौका नसीब वाले के हिस्से में आता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो और थ्रेट्स को कम करो। अपॉर्चुनिटी एक और है, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। क्या कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक कहते हैं। आप कोई नया स्किल सेट भी बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल इफ यूर अ कंटेंट राइटर यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो। ऑलवेज स्ट्राइव टू इम्प्रूव, थोड़ा इम्प्रूव करो, प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो। इंटरनेट आपको प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस देता है लर्न करने की। सो यू कुड जॉइन एन ओपन कोर्स और अ कोर्स ऑनलाइन। मोर यू नो मोर वैल्यूएबल यू बिकम। इंक्रीज योर प्राइसेस विद एक्स्ट्रा नॉलेज। जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। दूसरा अध्याय, ऑफिस सेटअप कैसे किया जाए। शुरुआत में ऑफिस पे ज़्यादा खर्चा मत करो। इट्स नॉट अबाउट वेयर यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ वेल यू वर्क। ऑफिस पे ज़्यादा खर्चा मत करो। कोविड के बाद इससे में ऑफिस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा इनकम बिल्ड करो। सम पीपल लव वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि होम मतलब आइसोलेशन, ऑफिस जाऊंगा सबसे मिलूंगा, आई विल बी अराउंड सम पीपल। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। अपना मंच अपने घर से बनाना शुरू करो। और अगर फिर भी ऑफिस लेना पड़ेगा तो देखो कि क्या आपको सही रेंटिंग स्पेस मिल रहा है, कैन आई अफोर्ड इट। अपने अकाउंटेंट से पूछो आपकी पोटेंशियल इनकम में क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। कैन आई वर्क हियर एट नाइट, क्या ऑफिस में रात को भी काम कर सकते हैं वहाँ पे, क्या वीकेंड पे काम कर सकते हैं, या वो सेफ है, सिक्योर है। अगर आप देवी जी हैं, कोई महिला है तो क्या वहाँ पे क्या सर्विसेज और लीज रेंट कितना है, मिनिमम डिपॉजिट वो कितना मांगता है, और अगर लीज कंटिन्यू होती है तो कितना एडवांस आपको देना पड़ेगा, कितने महीने का एडवांस देना पड़ेगा, इनके बारे में पता लगाओ। अपने ऑफिस के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, अपने मॉनिटर को हमेशा 20 इंच दूर रखो अपनी आंखों से, ऐसा ऑफिस बनाओ। डाइनिंग रूम की चेयर काम नहीं आती है, बॉडी फ्रेंडली नहीं है, 8-9 घंटा आप उस पर काम नहीं कर सकते। स्मार्टफोन रखो अपने पास ताकि आपकी ईमेल, अपॉइंटमेंट, प्रोडक्टिविटी बूस्टर और ऐप सारी की सारी आपको मदद कर सकें। अगर आप टेक सेवी नहीं हो और शुरुआत का समय है तो कोई ना कोई ट्रबल शूटिंग फ्रीलांसर या वेंडर रखो अपने पास में, ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आए एक फोन करो, वो आके सुधार के चला जाए। गेट द बेस्ट इंटरनेट सर्विस डील, जो स्पीड यू नीड, ये याद रखना। तो वायरलेस रहो, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉडेम सब कनेक्ट हो जाता है। मेरी स्पीड काफ़ी रहने वाली है, नोट्स आप बना रहे होंगे, थोड़ा बैठो, बैठ के देखो, काम करो। और लेकिन अगर जैसे ही थोड़ी थकान हो जाए उठ के फ़ोन कॉल ले लो, थोड़ा सा मूव अराउंड करो, चेयर्स को थोड़ा मूव अराउंड करते रहो अपने साथ में। हर 60 मिनट में बॉडी को 2 मिनट का ब्रेक देना जरूरी है। उठ के जाओ, अपने वाटर बॉटल को रिफिल करके आओ, किसी को मत बोलो भैया पानी ले, खुद उठ के चले जाओ। गिव योर सेल्फ अ फुल आवर ऑफ ऑफिशियल लंच टाइम ऑल्सो। गो अवे फ्रॉम योर डेस्क एंड ईमेल एंड फोन, और जाइए थोड़ा अपने आप को ब्रेक दीजिए। डोंट इग्नोर दी वार्निंग साइन। कभी कभार बहुत लंबा काम करते हैं तो उस समय वार्निंग साइंस भी देता है आपको बॉडी। जॉइंट में स्टिफनेस आता है, स्वेलिंग आता है, दर्द होती है, क्रैम्प्स होते हैं, वीकनेस होता है, आपको लेस रेंज ऑफ मोशन इन द बैक, नेक और शोल्डर्स, पेन आ जाता है आपके एल्बो में, फोर आर्म्स में, नमनेस हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सेंसेशन आता है, या डबल या ब्लर्ड विजन आता है। इनको इग्नोर मत करो, इनका सुधार करते रहो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, सुनिए मेरी बात, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। योर लर्निंग इज इंजन ऑफ योर अर्निंग। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। तीसरा अध्याय, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बिजनेस की शुरुआत में स्टार्टअप के अंदर 21 अध्याय देने वाला हूं, बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे बिजनेस पे मूव करते चले जाऊंगा, अभी तो सेल्फ पे चल रहा है।
तो आपको थोड़ा बने रहो पागल, काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फूल। ये सुना है आपने? ये सब नौकरी पेशा लोगों के लिए होता था। ये चेंज करना है थॉट प्रोसेस को। हाँ, ये एक कंपनी में मैं गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम करने, ट्रेनिंग में, वहाँ पे किसी ने बोला बने रहो पगला, काम करेगा अगला, यानी कि तुम तो ऐसे ही बैठे रहो और सारा काम वो कर लेगा भैया। देखो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझे? बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। कुछ लोग होते हैं चुपचाप पैरासाइट की तरह कोने में बैठे रहते हैं, अरे कोई काम बता ना दे। जब शाम को निकलने के टाइम पे ऐसा बॉस से मुंह चुरा करके, अगर 5:30 छुट्टी होती तो 5:29:59 पे वो अप्रकट हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते उसके बाद, नहीं समझे? तो ये सारी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। नोबडी इज टू बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। स्प्लिट योर प्रोजेक्ट इनटू माइक्रो टास्क। कोई भी काम मिलता है उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। अपने सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर के आओ, ताकि उसको सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर आओगे फटाफट होता चला जाएगा। हमेशा रात को सोने से पहले अपना सेल्फ रिव्यू जरूर करो। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। मैंने पर्सनल वीलॉग चैनल पे एक वीडियो भी डाला था इसके ऊपर। रोज सोचो पीछे के बारे में 2 चीजें, व्हाट वेंट वेल क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या बुरा हुआ, अब आगे व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, अब क्या अच्छा करने वाला हूं। कुछ टाइम अपनी ट्रेनिंग के लिए भी रखो। वो कंटेंट देखो जो आपके गोल में मदद करता हो, प्रोफेशन में मदद करता हो, बिजनेस में मदद करता हो। 2-3 प्रायोरिटी भी सेट करो रोज की। आज ये 3 काम करके उठूंगा, टाइम बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड। ये काम करके उठूंगा। मैं बचपन में पढ़ाई भी ऐसे ही करता था, टाइम बेस्ड नहीं, रोज 2 घंटा पढ़ूंगा। मैं टास्क बेस्ड पढ़ता था, आज इतने पेज पढ़ूंगा, इतना चैप्टर पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। 2 घंटे में पढ़ूंगा, 20 घंटे में पढ़ूंगा, पढ़ के उठूंगा, काम खत्म करके उठूंगा। काम करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। शेड्यूल करो अपनी ब्रेक्स को। दिन में कितने बजे ब्रेक लोगे, अपने दिन को प्लानिंग के साथ शुरुआत करो। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, हार्डेस्ट टास्क को सबसे पहले कर लो। एक बार वो हो गया ना, उसके बाद फिर याद नहीं एग्जाम दिया करते थे बचपन में, क्या बोलते थे टीचर आपको, सबसे मुश्किल सवाल पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फट 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 आसान वाली तेजी से होते चले जाएंगे। एक किताब भी किसी ने लिखी थी, एक ऑथर अमेरिका के हैं, उन्होंने क्या कहा, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। सबसे पहले वो मेंढक है जो किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, वो मेंढक, अगर आपने सोचा मैं दोपहर को खाऊंगा, दोपहर को सोचोगे शाम को खाऊंगा, शाम को सोचोगे रात को खाऊंगा, सारा दिन दिमाग को प्रेशर बना रहता है। अरे मेंढक सुबह खा ले, उसके बाद सारा प्रेशर खत्म। क्योंकि तेरा मेंढक खाने का मन नहीं कर रहा था ना, मुश्किल लग रहा था मेंढक खाना, वो खा ले। वैसे मेंढक खाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन रहना अच्छी बात है, ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लो। और एक बात और है, काम करते वक्त आजकल वाईफाई बंद कर दो, क्योंकि एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है और इसकी वॉल पे उसकी वॉल पे पहुंच जाते हैं, और कोई सुंदर सी देवी जी की फोटो दिखती है, उसको फिर जूम करके और देर तक देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, अरे और जाकर के देखते हैं, उसके बाद फिर और बढ़ जाते हैं, और कहीं भटक जाते हैं, काम पीछे रह जाता है। आप वाईफाई को बंद कर लो, जरा काम पे फोकस करो, क्रिएट एंड कमिट टू योर ओन डेडलाइंस। अपनी डेडलाइन ड्रिवन काम करो, टाइम ट्रैकर रखो, डिजिटल एनवायरनमेंट बना के रखो। थोड़ा चेक भी करो, क्या आइडियल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल क्या है, करंट टाइम क्या है, और होना क्या चाहिए था। कितने बजे आप सुबह सो के उठते हो, आजकल कितने बजे उठते हो, उठना कितने बजे चाहिए। मॉर्निंग का प्री वर्क रूटीन कैसा है आपका, व्हाट टाइम डू यू सिट डाउन टू वर्क, कितने बजे काम पे बैठते हो, आजकल कितने बजे बैठते हो, बैठना कितने बजे चाहिए। इस शीट को भरो। हाउ लॉन्ग डू यू वर्क इन वन सिटिंग, कितनी देर करते हो आजकल, कितना करना चाहते हो। ऐसे ही डिस्क्राइब योर मॉर्निंग वर्क टाइम, हाउ डू यू मेक योर कॉल्स एंड आंसर योर ईमेल्स, हाउ डू यू टेक योर ब्रेक्स, व्हाट डू यू डू इन ब्रेक्स, व्हाट इज योर लंच रूटीन, टाइम एंड मेन्यू, कितने बजे मैं खाना खाता हूँ, कितने बजे मेरा रोज खाना खाना चाहिए, फिक्स करो उसको। तो अभी ये है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें करना क्या चाहता हूँ। ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे करते हो आप, उसको शॉपिंग अपनी कब करते हो। ऐसा तो नहीं बैठे काम करने के लिए और जाके अमेजोन पे देख रहे हो नई डील कौन सी आई है, भैया अरे इसमें 15 रुपया बच रहा है, 15 रुपये बच रहा है, लेकिन तू कितना कमा सकता था यार। छोटी सोच पाँव की मोच, तुझको मालूम है दूर नहीं जाने देगी। डिस्क्राइब व्हेन यू सोशलाइज विद पीपल, आपको कि आपके लिए फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है। फोन व्हाट्सएप ईमेल कैसे करोगे, कैसे करना चाहिए, अपनी मीटिंग्स कब करते हो। डिस्क्राइब योर आफ्टरनून वर्क टाइम, एक्सरसाइज कब करते हो, इवनिंग रूटीन टाइम, डिनर टाइम, आफ्टर डिनर, व्हेन डू यू गो टू बेड। थोड़ा अपने स्केड्यूल्स को अच्छा करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आदमी का भूत बन जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा इफेक्टिवली एफिशिएंट, भूत बनो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिशिएंट भूत बनो, इफेक्टिव भूत बनो। ऐसा ना हो कि भूत भी बन जाए और काम भी ना मिल पाए, हाँ, और आपको भूतकाल में कोई भविष्य में याद भी ना करे। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। लर्निंग बढ़ाने का एडिक्शन होना चाहिए, एडिक्शन, तलब तलब तलब। शराब पीने वाले को तलब होता है, चरस गांजे वाले को तलब होता है, आपको सीखने की तलब होनी चाहिए। मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। 1% रोज आगे बढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है। वही स्पीड आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 1000 दिन तक आप सीखने पे जोर डाला तो आप सुपर स्पेशलिस्ट देश में बन जाओगे। मेरी बात मान जाओ, बात को 1000 दिन बहुत होते हैं।
मैंने भी अपने लिए ये 1000 दिन का रूल इंप्लीमेंट किया था। 1000 दिन मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग पे अपने समय लगाया। आज उसका असर दिखने लगा है। चौथा अध्याय, कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क। कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क पे काम करिए। हाँ, अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड नथिंग इज रियल। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता बातें बहुत होती हैं भैया, बातों से बात नहीं बनती है। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। ऐसा ना हो वो मोहरा चल रहा है और आप यारी दोस्ती निभा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इट इज इम्पॉसिबल टू अनसाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो डू ऑल योर थिंकिंग बिफोर यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक सॉलिड वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। लीगल लियो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्रमोट करूंगा। एक स्टार्टअप को लीगल लियो को फॉलो करना चाहिए। ये मिस्टर गौरांग हैं, लॉयर हैं, इनकी पूरी टीम है, स्टार्टअप्स के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। लीगल लियो कंपनी, इनको मैं अपने इवेंट्स में भी कई बार बुलाता हूँ ये क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, कि बिजनेस की शुरुआत में कई कॉन्ट्रैक्ट, कई पेपर, रजिस्ट्रेशन, आपको कैसे कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप क्या बनानी है, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एम्प्लॉय कैसे हायर करने, हर चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस की शुरुआत में को लगभग 450-500 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है आपको। उनमें से आपको 40 की पड़ेगी या 4 की पड़ेगी, लेकिन 400 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। लीगल लियो की स्पेशलिटी है। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको मदद करते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। आप देखो, अपने कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क में एक चीज़ और, डाउन पेमेंट पहले लेने की कोशिश करो हमेशा कस्टमर से। अपनी बुक कीपिंग, अपने अकाउंटिंग बुक कीपिंग को डेलीगेट कर दो या आउटसोर्स कर दो शुरुआत के अंदर बिजनेस में, ताकि कोई ना कोई 10,000 रुपये महीना पे, 15,000 रुपये महीना पे या 5,000 रुपये महीना पे आपके लिए सारी अकाउंटिंग बुक कीपिंग करता रहे आपके लिए। ऑटोमेट करो अपने इनवॉइस रिमाइंडर्स को, आजकल कई ऐप्स आ गई हैं। अपना फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी बनाओ किसी को जब आप डेलीगेट या आउटसोर्स करोगे। स्टार्टर सीएफओ नाम का एक अच्छा स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स के लिए काम करता है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए। फी चार्ज करो लेट पेमेंट के लिए, अगर कोई आपको लेट पेमेंट देता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे थोड़ा इन्वेस्ट करो। अपने टैक्सेस और सेविंग्स के लिए भी थोड़ा पैसे को सेव करो। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको फ्री में भी किसी के लिए काम करना है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। सुनो मेरी बात को, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अगर कोई लेट पेमेंट कर रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालो। जब अलग अलग प्रकार की जो पेमेंट ऑप्शंस है वो भी डालो। कैश रिजर्व भी रखो अपने लिए। अपना बजट बनाओ। बजट कैसे बनाते हो? देखिए, बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड वंडरिंग वेयर इट वेंट। यानी कि बजट आपको दिशा देगा, ये नहीं कि अचानक पैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला। उसके लिए क्या करना है आपको? अपनी चेकबुक, अपना क्रेडिट कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीने की इकट्ठी करो और देखो कहाँ कितना खर्च किया आपने। अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखो, चेकबुक में देखो, क्रेडिट कार्ड में देखो। उसके बेसिस पे अपना बजट बना लो कि इस साल क्या करने वाला हूँ, ये पिछले साल के खर्चे थे मेरे। मेक अ लिस्ट ऑफ योर फैमिली एक्सपेंस, रेंट, वेकेशन, मेडिकल बिल सब डाल दो और क्विकली सी हाउ मच यू कैन अर्न पर मंथ टू कवर योर एक्सपेंसेस। शुरुआत के अंदर कितना आप कमा सकते हो ताकि अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाओ। भाई मेरा टोटल खर्चा है 30,000 रुपये महीने का, अब मैं कम से कम 50,000 रुपये महीने का बिजनेस लेकर के आऊँ ताकि मैं अपने खर्चे तो निपटाऊँ। सो फ्रीलांसिंग डजंट ब्रिंग सेम अमाउंट ईच मंथ। हर बारी आपको शुरू कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जब ज़्यादा मिल रहा है तो सेव करो अपने एक्सपेंसेस के लिए, टैक्सेस के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप इसके अलावा अपने पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस उनको अलग अलग कर दो। जब कमाई और खर्चा का पूरा हिसाब रखोगे तभी जीवन को लाजवाब रखोगे। ये बिजनेस की शुरुआत में जरूरी है। स्टार्टर सीएफओ वन स्टॉप सोल्यूशन है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए। आप उनसे संपर्क कर सकते हो, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट ले सकते हैं, आपको एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में मदद करते हैं और अगर कोई फंड रेजिंग भी करनी हो तो उसमें भी मदद करते हैं। ये आपके लिए ये एक वर्चुअल अकाउंटेंट की तरह काम करता है। यानी कि एक अकाउंटेंट रखते हो तो 20,000 रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी, इनको शायद आप 5-10 हज़ार रुपये में हायर कर लोगे, तो एक अकाउंटेंट 2 अकाउंटेंट का काम ही सारा अपने आप कर लेते हैं आपके लिए। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल सीएफओ। ऐसा सीएफओ जिसको आपको नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस की शुरुआत में इन सारी नॉलेज की बहुत जरूरत रहती है, इसलिए मैं शेयर करता रहता हूँ। नेसेसरी पेपर वर्क पर हमेशा ध्यान रखो। मैंने बिजनेस की शुरुआत में एक गलती करी थी। श्रीलंका में मैंने अपना एक क्लाइंट के साथ काम किया था, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका पेपर वर्क कमजोर होने के कारण मेरे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था बिजनेस की शुरुआत में। उन दिनों 70 लाख रुपए मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल होता था। किसी की झूठी कदमों की आहट मेरा भरोसा ना कुचल दे। देखिए, पेपर वर्क आप इसलिए नहीं करते कि आप कोर्ट में केस जीत जाएं। पेपर वर्क आप इसलिए करते हैं कि कभी कोर्ट में जाना ही ना पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं?
पेपर वर्क इसलिए नहीं करते कोर्ट में केस जीत जाए, इसलिए करते हैं कभी कोर्ट जाना ही ना पड़े। एक नॉलेजेबल लॉयर और अकाउंटेंट रखना जरूरी है। आपको एलएलपी बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, प्रोप्राइटरशिप बनाना है, ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लीगल लियो के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। बिजनेस इनका मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पे। बिजनेस परमिट, टैक्सेस, लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन, नेसेसरी पेपर वर्क, ये सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, जितने भी तरह के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उसके इन्होंने रेडीमेड सॉल्यूशन बना लिए हैं। अब तक सैकड़ों स्टार्टअप्स को मदद कर चुके हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है आपको, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग चाहिए आपको, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए, या फिर आपको कुछ पैसा रिकवर करना है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट चाहिए। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया है लीगल शीट का, जिसमें आपको शीट्स भी आपको सस्ते में दे देते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट आपको रखना है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कंप्लायंसेस क्या है, लीगल एंटिटी आपकी कैसी रहनी चाहिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज अगर आपको ऐसी मिल जाएं, 9990111981 ये इनका नंबर है, मैंने आपके सामने दे दिया है। मैंने जैसे हमने भी क्या किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट की गलतियां जो हमने बिजनेस की शुरुआत में करी उन सबको हमने सुधारा। हर क्लाइंट के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो 5वां अध्याय है मार्केट सेगमेंटेशन, यहां तक जो पहले 4 अध्याय थे वो आपके बारे में थे, अब है मार्केट और कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। कैसे बिजनेस की शुरुआत आपको करनी है, इसके लिए आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन मेक्स इट इजी फॉर मार्केटर्स टू पर्सनलाइज देयर कैंपेन। आप कैसे कस्टमर तक पर्सनल तरीके से पहुंचेंगे। स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ कस्टमर, नॉट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। आप क्या देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कस्टमर क्या देख रहा है उस दृष्टिकोण से आपको बनाना है अपना कैंपेन। तो मार्केट को सेगमेंट करो, सर्वे करो कि आपके कस्टमर का आपके प्रोडक्ट को लेके क्या परसेप्शन है। अपनी रिसर्च को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, आप एंड यूजर से मिलो, उसके एप्लीकेशन को समझो कि वो कैसे आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, आपका कस्टमर एक्चुअली है कौन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपके मार्केट में पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, आपकी मार्केट का साइज कितना है, मार्केट में कंपटीशन कौन है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स क्या चाहिए हैं। थोड़ा नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को, समझो, सेटिस्फाई एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि नैरो डाउन हो जाएगा, आपको पता है आपकी मार्केट में केवल इतने लिमिटेड लोगों के पास जाना है आपको, तो आप सबको खुश कर सकते हो। अ स्टार्टअप डज नॉट बिगिन बाय हायरिंग पीपल और बिल्डिंग प्रोडक्ट और हायरिंग डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इन लोग को ऐसे नहीं, तो स्टार्टअप इट बिगिंस बाय फुलफिलिंग द अनमेट नीड्स ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर की कौन सी जरूरत है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसको पूरा करने के लिए आप स्टार्टअप शुरू करते हो। ये मुद्दा समझ लो, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का पहला मुद्दा है। कस्टमर की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ही नहीं कर पाया था, बस उसको सॉल्व कर दो, अपने आप धंधा बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में इजीली अंडरस्टैंडेबल सबसे सॉलिड कंटेंट सबसे कम टाइम में दे देते हैं। मार्केट को सेगमेंट करो, आपके कस्टमर जो है क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो दे सकता है आपको, इज ही रियली वेल फंडेड, इज द टारगेट कस्टमर रेडिली एक्सेसिबल, क्या कस्टमर तक पहुंचना ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, क्या आपकी टेलीकॉलिंग टीम या आप खुद फोन करके या ग्राउंड सेल्स की टीम या डिजिटल मार्केटिंग से आपके पास पहुंच सकते हो, क्या आपके कस्टमर के पास कोई रीजन है कि वो आपका माल खरीदे, क्या आप उसको अपने किसी पार्टनर की मदद से उसके पास माल पहुंचा सकते हो अपना, क्या कोई कंपटीशन आपको रोक देगा सफलता के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन का फेलियर पॉइंट क्या है, जब आप सबको बेचने की कोशिश करते हो, सबको माल नहीं बेचना, या फिर चाइना सिंड्रोम, सस्ता करके बेच दो, सस्ता कर दे बेच दो सब ले लेंगे, उसको बोलते चाइना सिंड्रोम। ये दोनों ही गलत है, सबको बेचना या बहुत सस्ता करके बेचना। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, याद रखना। बड़ा बिजनेस भी इज सर्विंग द अंडर सर्व्ड। हमारी मार्केट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, उड़ीसा जो है जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर 1.16 लाख जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर आज उड़ीसा की रैंक 16वीं है हमारे देश में। उड़ीसा काफी पीछे है भाई। उड़ीसा बहुत संपन्न राज्य नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात की तरह या दिल्ली की तरह उतना संपन्न नहीं है, बहुत पीछे है। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में उड़ीसा नंबर 1 स्टेट बन रहा है, या टॉप 3 स्टेट्स में से है बड़ा बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे शहरों में उड़ीसा के हमारे चैनल पार्टनर, हमारा फ्रेंचाइजी और आईबीसी हमारे प्रोडक्ट्स को वहां पे लोगों को शोकेस करता है, लोग खरीद लेते हैं। उड़िया लोग, केमतिया छंती, वो हमारे प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हैं। तो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, सर्विंग द अंडर सर्व्ड। वहां जाके बेचो, उनको तक भी बेच दो जिनको कोई नहीं पहुंच रहा था बेचने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। दुष्यंत कुमार नाम का हमारा एक आईबीसी है, इसकी कहानी बताता हूं, सुंदर कहानी है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर का एक कस्बा है सियाना। ये सियाना से 11.5 लाख रुपए का छोटे कस्बे में रहने वाला ये दुष्यंत कुमार, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है।
वहां से इसने काम किया। आईबीसी ने जीवन में इसके जगा दी है आस, उम्मीद है सियाना का ये छोरा बन जाएगा खास। मैं बताता हूँ क्या इसके बारे में। इसने ये हमारे एक इवेंट में आया था, तब से इसने सोचा कि जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनना चाहता हूँ। बीएससी इसने छोड़ दी थी बीच में, और लोग उसको अनपढ़ बोलते थे। पब्लिकेशन का बिजनेस इसने शुरू किया, बिजनेस नुकसान की वजह से, पैसे की कमी से ही बिजनेस को बंद करना पड़ा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। इन्होंने आईबीसी के बारे में सुना, दिल्ली में आके इन्होंने सेमिनार अटेंड किया, आईबीसी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। घर वालों ने पैसे देने को मना कर दिया तो अपने दोस्तों से पैसा लेकर के इन्होंने ईएमआई पे ज्वाइन किया। जो अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वही विकास के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। और ये कहते हैं कि सर विवेक बिंद्रा जी, मैं आपका धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने मेरे परिवार को कर्ज मुक्त कर दिया। मैंने तो आपके परिवार को कर्ज मुक्त नहीं किया दुष्यंत, मेरा खाली इतना काम था आपके लिए कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपने अच्छा काम किया। हमने बात किया मार्केट को सेगमेंट कैसे करना है, अब है कस्टमर की प्रोफाइलिंग करूं। 4 प्रकार के कस्टमर होते हैं, ब्लू चिप, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वन टाइम प्रोजेक्ट या आरपू। 4 प्रकार के कस्टमर है, आपको कैसा कस्टमर लेना है समझना पड़ेगा। ब्लू चिप ये वो कस्टमर है जो आपको सबसे अच्छा पैसा देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स आर द कोर ऑफ फ्रीलांस पोर्टफोलियो जस्ट लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे मारुति एक ब्लू चिप कंपनी हो गई, रिलायंस, ये बड़े हैं स्टॉक, अच्छे स्ट्रांग हैं बहुत। ही ऐसे आपका कोई स्ट्रांग क्लाइंट है क्या? मेजर प्रायोरिटी क्लाइंट बोलते हैं ब्लू चिप को। ये आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ ब्लू चिप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में बिजनेस की शुरुआत में। ब्लू चिप पे मेहनत करिए लगातार, कम से कम 2 ब्लू चिप रखिए ताकि एक छोड़ के चला जाए तो दूसरा आपके साथ बना रहे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर दे ऑलवेज रिटर्न योर इन्वेस्टमेंट लेटर। तो ये ब्लू चिप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। सो ब्लू चिप आपको बचा सकता है। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये वो अलग प्रकार का क्लाइंट होता है। इसमें आपको एक बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति, वहां पे एक छोटा काम मिल गया आपको, अब उसको नर्चर करो, वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। वहां नर्चर करो, नर्चर करके अंदर घुस के एम्प्लॉइज से मिलके, लीडर्स से मिलके, सबसे मिलके और बिजनेस निकालने की कोशिश करो। अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिला आपको, गाड़ी की प्रोडक्शन में मिला है, अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, किसी और डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, उसके दूसरे प्लांट में मिल जाएगा, गुजरात के प्लांट में मिल जाएगा, मानेसर के प्लांट में मिल जाएगा, गुड़गांव के प्लांट में। मारुति के बहुत सारे प्लांट्स हैं। ढूंढो कि ऐसे कुछ कस्टमर ढूंढो जहां शुरुआत तो छोटी हुई लेकिन इसे रिलेशनशिप करके ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वहां आपको उसको नर्चर करके जिंदगी भर स्टेबल कर देगा आपको। फिर होते हैं वन टाइम प्रोजेक्ट क्लाइंट, ये वो होते हैं जिनका एक ही बारी बिजनेस आना, एक ही बारी आया, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, 4 महीने का 6 महीने का प्रोजेक्ट है। ये आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने चाहिए कभी भी। ये क्विक इंक्रीमेंटल सप्लीमेंटल इनकम है, आया चला जाएगा। तो द टाइम यू इन्वेस्ट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द इनकम पोटेंशियल। वो कितना पैसा दे रहा है उसके हिसाब से आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे। 3 पिलर देखना, उसकी कॉस्ट क्या मिल रही है आपको, स्कोप यानी कि काम कितना करना है, टाइमलाइन यानी कितने दिन में करना है। कॉस्ट, स्कोप, टाइमलाइन, इन 3 चीजों पे ध्यान रखिएगा वन टाइम प्रोजेक्ट के अंदर। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइमलाइन दे दें बहुत कम, काम करा दें बहुत ज्यादा, पैसा दें आपको कम, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसको अचीव। तो उससे ये ना हो कि वन टाइम प्रोजेक्ट के चक्कर में जो आपके रेगुलर क्लाइंट है वो खराब ना हो जाए। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको बिजनेस के पोर्टफोलियो में शुरुआत के अंदर ही। मेक श्योर करना शुरुआत में कि उसकी डायरेक्शन, उसके डिलीवरेबल, उसकी पेमेंट की क्या प्रोसीजर्स हैं और डिस्प्यूट और पॉलिसीज शुरू में ही बना लेना उनके साथ में। फिर एक आरपू मॉडल, मैंने आपको 3 बताए, 4 बता रहा हूं मैं आपको, चौथा है आरपू मॉडल। ये आपके लिए एक बेसिकली ऐसा मॉडल है जो आपके लिए मंथली पैसा देता ही रहेगा। जैसे टेलीकॉम कंपनी होती है, आपने एयरटेल ले लिया, आप दिए जा रहे हो पैसा उसको, 500 रुपया, 800 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया पर मंथ ऐसे देते हैं एयरटेल को या जियो को। तो वो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, आपने रेगुलरली देते रहेंगे। ऐसे क्लाइंट ढूंढ लोगे तो आप सस्टेन कर जाओगे लंबे समय तक। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक फोकस्ड पायलट मार्केट, एफपीएम, ये याद करो वर्ड। हमेशा शुरुआत पायलट करनी है। आप शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। एक कम ऑन सुन लो मेरी बात को, शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। हर प्रोडक्ट का पहले पायलट करते हैं, हर मार्केट में पहले पायलट करते हैं। एक फोकस पायलट मार्केट ढूंढो कि ये मेरी फोकस पायलट मार्केट है, इसको डोमिनेट करूंगा, इस छोटी मार्केट को जीत लूंगा, उसके बाद बड़ी मार्केट में जाऊंगा। ये याद रखना, क्योंकि तो जो गलती करोगे वो उसी मार्केट में कर लो, पूरे देश में गलती ना कर बैठो। नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को ताकि इनिशियल प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा हो जाए। इतनी सी मार्केट लिए मैंने, इस मार्केट का राजा बनूंगा, इस मार्केट में खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर अगली मार्केट में जाऊंगा। इग्नोरिंग मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स इंक्रीजेस द फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। शुरू में ही हमारे प्रोफेसर हैं वी मार्ट के चेयरमैन ललित अग्रवाल, ललित भाई बताते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे साथ मिलकर करते हैं, तो बताते हैं कि भाई शुरुआत के अंदर बहुत जगह मत भागो,
एक जगह फोकस बिल्ड करो, उसके सुपर स्पेशलिस्ट बनो। इसके ऊपर उन्होंने पूरा चैप्टर लिया है। क्यों चाहिए आपको ये फोकस पायलट मार्केट? इससे आप छोटे मार्केट को डोमिनेट कर जाओगे, आप छोटे मार्केट में सारी गलतियां करके सीख लोगे, आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा ढंग से यूज कर पाओगे, और उस मार्केट के अंदर आपका वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा। यानी कि क्योंकि छोटी मार्केट में आप सफल हो गए तो वहां पे उस सब जगह, जैसे कोई आइसक्रीम वाला होता है, वो एक मार्केट में दिल्ली के कनॉट प्लेस का आइसक्रीम वाला है, या वहां शेक वाला है, शेक पिलाता है, केवेंटर्स। केवेंटर इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, लोगों ने आसपास बताया केवेंटर का शेक, केवेंटर का शेक। बाद में उसने फ्रेंचाइजी दे जाके पूरा केवेंटर देश में फैल गया। मैं फोकस पायलट मार्केट का आपको एग्जांपल देता हूं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी फोकस पायलट मार्केट शुरू करती है। अमेजॉन को देखो आप, अमेजॉन का एफपीएम फोकस पायलट मार्केट क्या था? उसने खाली किताब पे फोकस किया पहले, उसने यहां पे जीता एफपीएम को, फोकस पायलट मार्केट को। बाद में उसने बाकी सारी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन शुरू में जो उसका फाउंडेशन था वो किताब से उसने रेवेन्यू बनाया, प्रॉफिट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई, पोर्टल बनाया, सब कुछ बनाया। किताब से शुरुआत की थी, पहले खाली किताब बेचता था अमेजॉन। लॉजिस्टिकल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसने सारा बिल्ड कर लिया, फिर उसी को बाद में अलग अलग कैटेगरी में यूज करता चला गया। इलेक्ट्रॉनिक है, फैशन है, ग्रोसरी है, एवरीथिंग है, अब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो गया। ऐसे ही एक टिंडर नाम का स्टार्टअप था, आजकल कैसा है टिंडर का मुझे पता नहीं, लेकिन 2012 में टिंडर शुरू हुआ था, और उसका एफपीएम क्या था, फोकस पायलट मार्केट क्या था? कॉलेज के बच्चे, खाली कॉलेज के बच्चे। वो कॉलेज के बच्चों को ही रिप्रेजेंटेटिव हायर करता था, उन्हीं को बोलता था प्रमोट करो, उन्हीं को बोलता था पार्टी ऑर्गेनाइज करो। पार्टी में वही अंदर आएगा जिसके पास में टिंडर का मोबाइल एप्लीकेशन होगा, पार्टी में वही आएगा जो टिंडर के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लाएगा। इसी चक्कर में टिंडर कॉलेजेस में फेमस हो गया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज, और सब लड़का लड़की बात करे टिंडर 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 टिंडर। शुरू में लोग बोले टिंडर क्या है ये, बाद में समझ रहे लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते, टिंडर हो गया भैया, बहुत जबरदस्त हो गया। और बाद में 196 कंट्रीज तक फैला और मिलियंस के अंदर उसके फॉलोअर्स हुए। लेकिन शुरुआत कैसे किया? एफपीएम, फोकस पायलट मार्केट। लिंक्डइन ने भी फोकस पायलट मार्केट बिल्ड किया रिक्रूटर का। लिंक्डइन सबसे पहले रिक्रूटर को लेके आया कि जो आपको नौकरी दिलाएगा उसको पहले ले आओ, तो नौकरी मांगने वाले अपने आप आते रहेंगे। बस फोकस पायलट मार्केट, सारे रिक्रूटर 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 इकट्ठे कर दिए, और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ फैला और क्रिटिकल मास लिंक्डइन का अचीव हो गया, फोकस पायलट मार्केट। थोड़ा अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय को पढ़ने से पहले अब थोड़ा कस्टमर का एक यूजर प्रोफाइल बनाओ। एफपीएम के अंदर फोकस पायलट मार्केट में एक प्रोफाइल बनाओ, एक एंड यूजर प्रोफाइल बनाओ, एक स्पेसिफिक एंड यूजर को ढूंढो कि भाई ये आपका परफेक्ट कस्टमर है। लेकिन अब देखोगे जैसे टॉय खिलौना है, खिलौने को यूज बच्चा करता है पर खरीदते मम्मी पापा है। आप फोकस करके नैरो डाउन करो। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर एंड यूजर इमेंसली, योर ब्रांड विल डाई कंटिन्यूसली। आप ये समझो कि जो आपका यूजर प्रोफाइल है उसका जेंडर क्या है, उसका फियर क्या है, वो घबराता किस बात से है, उसका एज क्या है, उसके लिए हीरो कौन है, उसका इनकम रेंज क्या है, वो छुट्टियां कहाँ मनाता है, उसका ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, वो कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ता है, कौन सी वेबसाइट पढ़ता है, वो किस बात से मोटिवेट होता है, वो क्यों खरीदना चाहेगा, उनकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, उनकी अपनी स्टोरी क्या है। जैसे राइड शेयरिंग ऐप्स आती हैं, अमेजॉन, क्षमा चाहता हूँ, ऊबर जैसी, या और भी राइड शेयरिंग ऐप्स हैं, इनका कस्टमर कौन है? मेल फीमेल दोनों है। कौन राइड शेयर करेगा? जिसकी उम्र 17 साल से 35-40 साल है, वही राइड शेयर करता है। रीजन क्या है? वर्ल्ड वाइड। ये कौन है? ये स्टूडेंट है या यंग प्रोफेशनल है, मिडिल मैनेजमेंट है। पैसे वाला आदमी राइड शेयर नहीं करेगा, वो एक्सक्लूसिव गाड़ी पर चलता है। इसीलिए इनका सोशल लेवल मीडियम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनके पास स्मार्टफोन है तभी ये राइड शेयर पर ऐप को यूज करेंगे। इनका कैरेक्टरिस्टिक यूजर कैटेगरी क्या है? ये एक अर्ली अडॉप्टर है, जल्दी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, शुरू में ही कर लेता है। सर्विसेज इनको कैसी चाहिए? अलग अलग गाड़ियां होती हैं, हैचबैक, मिनी, सेडान वगैरह वगैरह। ऐसे ही हमने एक आईबीसी का भी यूजर प्रोफाइल बनाया। आईबीसी हमारे ज्यादातर कौन बनते हैं? मेल, पुरुष लोग बनते हैं ज्यादातर, महिलाएं भी हैं, कम है, पुरुष ज्यादा है। और कौन है ये 18 साल से 35 साल के युवक हैं। 18 से 35 साल के युवक, इनकी इनकम रेंज क्या है? लो या मिडिल इनकम ग्रुप से है ये, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में। रीजन क्या है? पैन इंडिया, पूरे देश से हमारे आईबीसी हैं। इनका ऑक्यूपेशन क्या है? या तो ये प्रोफेशनल थे, या फ्रीलांसर थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, एमएलएम करते थे, या स्टूडेंट थे। और एमएलएम वाले तो खैर हमारे साथ बहुत सारे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। और ये क्या करते? स्मार्टफोन यूजर है। पर्सनैलिटी टाइप क्या है? थोड़ा हाइपर एक्टिव है, थोड़े पैशनेट होते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, और बड़ी इच्छा है, बड़े सपने हैं इनके। और रीजन क्या है इनका? 3 बड़े रीजन है। पहले अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, और चौथा पांचवा इसके बाद आता है वो है ब्रांड इमेज और उनका अपना रिस्पेक्ट। तो ये आईबीसी का हमारा एक प्रोफाइल हमने किया।
मैं आपको अपनी कंपनी का भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बाकी सब कंपनीज के मैंने एग्जांपल दिए फोकस पायलट मार्केट में। जब आप एक प्रोफाइल बनाते हो, अब इस प्रोफाइल का आपको एक टैम निकालना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जब भी आप स्टार्टअप शुरू करोगे, टैम को समझो। टैम क्या होता है? ये एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके शहर में आप कितना कमा सकते हो, ये नहीं कितना कमाओगे, कितना कमा सकते हो। एक टैम निकालो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जितना आप इसको समझोगे, नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी। टैम बनता कैसे है भाई? नंबर ऑफ एंड यूजर प्रोफाइल आपके शहर में कितने हैं और उनसे आप एक साल में कितना पैसा ले सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टैम निकल के आ जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैं अपनी कंपनी का उदाहरण देता हूं। चलो आपको, एक आईबीसी के लिए अगर वो छोटे शहर से है जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से कम है और वो उसको एक 30,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है, अब 5 लाख की पॉपुलेशन में वो कम से कम 50,000 लोगों को प्रोडक्ट बेच सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख इज 150 करोड़। उसके पास 150 करोड़ का टैम है। हालांकि वो बेच तो पूरे देश में सकता है। हमारे आईबीसी ये नहीं है कि बुलंदशहर से बुलंदशहर में बेचेगा, बेच पूरे शहर में, पूरे देश में सकता है, लेकिन उसी के शहर के लोकल शहर में 150 करोड़ का उसके पास पोटेंशियल है, उसका टैम है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बड़ा बिजनेस.com का कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है और बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है, तो आदमी तेज ग्रो करता है। तो हमने टैम निकाल के उसको दिया। ऐसे ही अगर वो बड़े शहर से आता है तो उसका पॉपुलेशन है 30 लाख से 50 लाख का पॉपुलेशन, मेट्रो है, टियर 1 है, और वहां पे जो टोटल बिजनेसमैन हैं या स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम 10 लाख होते हैं। और अगर वो 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, अगर 50 लाख के अंदर, और 10 लाख यानी कि 20% होते हैं ना भाई, 50 लाख में 10 लाख 20%, तो अगर उनको वो 30,000 रुपए का माल अगर वो 10 लाख लोगों तक पहुंचाए तो 3,000 करोड़ का टैम है। आप पूरा टैम नहीं अचीव करोगे, 3,000 करोड़ का माल नहीं बेचेगा, लेकिन वो मार्केट साइज है, वो टोटल मार्केट साइज है। ऐसे ही अपने बिजनेस का निकालो आप। जैसे मैंने आपको अपने बिजनेस का एग्जांपल दिया, मैं इसके बारे में फिर से बोलता हूं, वो बेच तो पैन इंडिया सकता है, लेकिन उसके आजू बाजू ही उसके पास में 3,000 करोड़ का मार्केट पोटेंशियल है। तो जब उसको आपको मार्केट पोटेंशियल समझ में आता है तो उसको लगता है यार मैं बहुत कर सकता हूं, उसका ब्रेन खुल जाता है। और हमारी कंपनी में तो खैर कोई कंपटीशन है ही नहीं, जो हिंदी कंटेंट इतने सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ, अरबपतियों के साथ मिलकर आपको दे रहा है और इतना सॉलिड कंटेंट दे रहा है। देख रहे हो आप, आज मैं फ्री कंटेंट भी दे रहा हूं। मैं कोई गैस नहीं है मेरे कंटेंट में, मैं ऐसा ऐसा करके नाच नाच के कुछ भी हल्का फुल्का कंटेंट नहीं देता। हर शब्द में गोल्डन स्टेटमेंट होती है, बहुत तेज हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट देते हैं। ऐसे ही अभी मैंने टैम की बात करी, अब उस फोकस पायलट मार्केट में परसोना भी निकालो कि आपके कस्टमर का परसोना कैसा है। परसोना का मतलब हो गया वो कस्टमर की एक मिनी बायोग्राफी। भाई हमारा कस्टमर ऐसा होता है, उसकी गोल, स्ट्रेंथ, उसके पेन, उसके मोटिवेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, जिससे अब आप उसको मार्केटिंग मैसेज बना के दे सकते हो और आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। 7वां अध्याय, डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब कस्टमर में आपका माल खरीदेगा कौन, वहां पे डिसाइडर कौन है, डिटर्मिन करो डिसाइडर है कौन, उसकी थोड़ी नीड्स को पहचान के उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसकी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो, वो और किस किस से खरीद सकता है, किस किस से खरीद सकता है, उसका बाइंग डिसीजन कौन लेता है, अपने टारगेट कस्टमर में डिसीजन मेकर है कौन, उसके सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर कौन है, जो आपका कस्टमर है वो कहां से इन्फ्लुएंस होता है, कौन सा मीडिया देखता है, मीडिया पब्लिकेशन क्या यूज करता है, उसके आउटसाइड और कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन है जिनसे वो मिलता है, या फिर उसकी फ्रेंड्स, फैमिली, इंडस्ट्री ग्रुप, वेबसाइट, ब्लॉग, वो क्या दिखता है। क्योंकि जिनके शब्दों में भाव होता है उनका कुछ तो प्रभाव होता है, तो वो किससे प्रभावित होते हैं इसको समझिए। आपके कस्टमर में वीटो पावर किसके पास है, फाइनल डिसीजन मेकर, वीटो पावर। वीटो पावर मतलब जो मैंने बोल दिया इस परिवार में वही होगा और कुछ नहीं, समझ गए, ये होगी वीटो पावर। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी को माल बेच रहे हो, वहां वीटो पावर किसकी है, अगर किसी फैमिली को बेच रहे हो वहां वीटो पावर किसकी है, कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट होता है या कंपनी का ओनर होता है, उसके बाद वीटो पावर होती है। सो आस्क योर कस्टमर सम पर्टिनेंट क्वेश्चन सच एज, कुछ ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछो कि आपके अलावा कौन डिसीजन लेता है, पूछ लो उससे आप। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, आपको कौन रोक सकता है डिसीजन लेने से। तो जैसे हमारे आईबीसी हैं, मैं अपना एग्जांपल दूंगा अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी की केस स्टडी भी साथ साथ आपको दे रहा हूं मैं। हमारे आईबीसी में डिसीजन मेकिंग यूनिट कौन है, अगर कोई आईबीसी बनना चाहता है तो एंड यूजर कौन है, एंड यूजर है कंज्यूमर, जिसको अपना माल बेचता है, हमारा माल बेचता है, जैसे आप है कंज्यूमर। डिसीजन मेकर कौन है उसके लिए, आईबीसी बनने के लिए किसी किसी केस में पेरेंट्स हैं, अगर वो 15-16 साल का बच्चा, 13 साल की उम्र के बाद हम आईबीसी बना लेते हैं, 13 साल की उम्र ऑनवर्ड्स हम आईबीसी तैयार करते हैं।
तो अगर वो 17-18 साल का है, 20 साल का है, तो कभी कभी पेरेंट्स होते हैं, लेकिन 20 से ऊपर का है तो वो खुद ही अपना डिसीजन लेता है। बायर कौन है? हिमसेल्फ। और लेकिन इन्फ्लुएंसर कौन है? सक्सेसफुल आईबीसी इन्फ्लुएंसर है। हमारे साथ में जितने भी सैकड़ों हजारों आईबीसी जो सफल हो रहे हैं, वो उनको इन्फ्लुएंस उनसे हो जाते हैं। मैं आपको राहुल की स्टोरी बताता हूँ इसमें। ये मेरे को बहुत इंस्पायर किया लड़का। ये यंग लड़का है, ये दिल्ली से, ये 22 साल का है। एक्चुअली के फादर का ना प्लास्टिक का बिजनेस था। मैं राहुल की फोटो और उसकी डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा। प्लास्टिक का बिजनेस तो 20 साल से इसके फादर कर रहे थे, लेकिन 2 साल से मार्केट डाउन, बिजनेस डाउन, खत्म हो गया था। फादर ने बोला कि तू मेरे बिजनेस ज्वाइन मत कर, सरकारी नौकरी में अप्लाई कर। इसको सरकारी नौकरी करनी नहीं थी, ये बिल्कुल श्योर था। इसने पापा से कुछ समय मांगा। वो क्या कहते हैं कि वो सोचो जो तुम कर सकते हो और वही करो जिसमें तुम सफल हो सकते हो। इसने सोचा मैं स्टार्टअप करूंगा। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं धक्का खाया है। इसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। वो कंपनी अच्छी नहीं थी। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, एमएलएम वगैरह बुरा नहीं है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन इसने शायद जो कंपनी ज्वाइन की वो अच्छी नहीं थी। इसने 6 महीने का टाइम लिया था अपने पापा से कि मैं 6 महीने में सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं सरकारी नौकरी करूंगा। तो इसने 6 महीने तक एमएलएम में खूब मेहनत किया और तब इसको समझ में आया कि एमएलएम में 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। सुनो मेरी बात को, 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। इसको हमारे आईबीसी के बारे में पता चला। यहाँ पे 1 लाख रुपया वो दूसरे दिन से कमा सकता है, 2 साल नहीं। जो तेज हवा का झोंका है उसे किसने रोका है? सबके लिए जो मुश्किल है उसके लिए वो मौका है। आपको जान की खुशी होगी, यही 22 साल का लड़का राहुल कुमार 18,75,000 रुपये का रेवेन्यू किया इसने हमारे साथ में। मैं आपको उमेश की स्टोरी मिस नहीं कर सकता बताना। ये हरदोई से है। हरदोई में एक जगह बहरेज, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर भी बताया था। इसके पिताजी किसान हैं, ये किसान का लड़का है। मैं हमारे चीफ लर्निंग ऑफिसर है विश्वनाथ मजुमदार जी, उनको बता रहा था कि आपको बहुत पुण्य मिलेंगे, आप किसान के बच्चों को आप लखपति बना रहे हैं, उनको बहुत पैसा कमाना सिखा रहे हैं। आप देखिए उमेश 30 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू किया। इतनी गरीबी में था कि 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाया उमेश। और सब इसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इलिटरेट है, जॉबलेस है। छोटे जगहों पे भी जो बड़े सपने सजाते हैं, मेहनत कर उन सपनों को अपना मुकाम बनाते हैं। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, बस तू सब्र रख, तेरा भी समय आएगा। मैं उमेश के बारे में बताना चाहूँगा। इसने, मैं इसको नहीं जानता था, ये आधा एकड़ का ज़मीन अपना गिरवी रख करके 50,000 रुपये पे, 50,000 रुपये मिला इसको, आधा एकड़ ज़मीन गिरवी रखे। वो 50,000 रुपये लेकर के मुंबई में मेरे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आया था। वहाँ इसको आईबीसी के बारे में पता चला, इसने ज्वाइन किया और उस दिन के बाद इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लक्ष्य को पाने की जब आस होती है तभी ज़िंदगी आपकी खास होती है। अब वो क्या कहते हैं, नाउ आई हैव रिकवर्ड माई लैंड एंड अर्निंग मोर देन 5 to 6 लाख रुपीज़ पर मंथ। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि यही भाई किसान का बेटा उमेश, जो कि बहरेच नाम का एक छोटा कस्बा है समझो, जिसका नाम मुझे मालूम भी नहीं था कभी भी, हरदोई के पास में। और इसने मई में 3,63,000 रुपये का रेवेन्यू किया, जून में 12,65,000 रुपये का रेवेन्यू किया और जुलाई में 13,67,000 रुपये का रेवेन्यू किया। 8वें अध्याय से पहले मैं आपको बता दूं, आपने मार्केट को सेगमेंट कर लिया है, आपने कस्टमर की प्रोफाइल समझ लिया, आपने डिसीजन मेकिंग यूनिट बना लिया है। अब थोड़ा सा ना अपनी रिसर्च को इंट्यूशन मत रखो, तुक्के से मत बनाओ, इसको थोड़ा वैलिडेट करो, थोड़ा डेटा को, थोड़ी सी बेसिकली रिसर्च को डिटेल में डालो। जैसे ओयो ने क्या किया था, ओयो ने देखा कि मिडिल क्लास 1,000 से 2,000 रुपए का कमरा अगर उसको मिल जाए होटल में तो खुशी खुशी रहेगा। ये उसकी रिसर्च का आउटकम था। ओला की रिसर्च का आउटकम क्या था कि जो ऑफिस जाना चाहता है या जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइवर नहीं मिलता या जिसको अच्छा कैब का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा कस्टमर बन सकता है। ये इनके रिसर्च के आउटकम्स थे, ये इंट्यूशन नहीं थे। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर इसको स्किप कर जाते हैं। अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करने पे समय लगाओ। मैं आपको बताऊं, ये अर्बन क्लैब, जिसका नाम है अर्बन कंपनी, तो उसके जो फाउंडर थे अभिराज, उन्होंने भी यही गलती किया। शुरू में एक कंपनी बनाई सिनेमा बॉक्स वो और उनके एक दोस्त जयपुर साथ में जा रहे थे और तब उनको इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था ट्रेन के अंदर। वो सोचे क्यों ना ऐसी कंपनी लेकर के आए जो कि ट्रेन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी दे दे, बस के अंदर, ऑटो के अंदर दे दे, हवाई जहाज के अंदर दे दे। उन्होंने सोचा अरे बड़ा अच्छा आइडिया, अरे चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने सिनेमा बॉक्स कि भाई ऊपर एक ऐसा हम लोग मशीन लगा देंगे जिससे अंदर वहीं पे ही इंटरनेट की फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। पर उनका कस्टमर कौन था? बस वाला। अब बस वाले को कहता है भैया मैं कस्टमर लेकर के आऊँ, मेरा तो अभी इस समय वो दिक्कत है, कंडक्टर छोड़ के भाग रहा है भैया, ड्राइवर का बीच में शराब पी के चला रहा है, हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, डीजल महंगा हो रहा है कि तुम्हारा ये सिनेमा बॉक्स लगाएंगे क्या भैया? अब बुड़बक, उनको नहीं समझ में आया, मना कर दिया उनको। अब ट्रेन में सरकारी काम है, उसमें बहुत दिन लग जाता है, वहाँ बात नहीं बन पाया। हवाई जहाज में नियम ही नहीं थे और ऑटो वाला कह रहा है कि जितने में तुम्हारा खर्चा करेंगे इतने में मैं ऑटो की किस्त देता हूँ।
तो उनका चला ही नहीं बिजनेस, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया था एंड कस्टमर पे। बाद में उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया और देखते ही देखते आज $1 बिलियन कंपनी यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। ऐसे ही मार्केट रिसर्च बड़ा बिजनेस से भी किया। हमने क्या देखा कि हम नीड क्या है, रेलेवेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल हिंदी कंटेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। मेन मुद्दा हमारी रिसर्च पे निकल के आया कि रेलेवेंट, जिससे बिजनेस बढ़ता हो, आसानी से समझ में आता हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल, हिंदी में हो, और एंटरप्रेन्योर जिसको बिजनेस खड़ा करना है, जिसको बिजनेस बड़ा करना है। हमने फिजिटल बना दिया, फिजिकल प्लस डिजिटल। यहां से बात बनी। अब आप अजम्पशंस को टेस्ट भी तो करोगे। अजम्पशन को टेस्ट कैसे करोगे? आप देखो कि क्या आपका कस्टमर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रोडक्ट। वो आपके एविडेंस अप्रूव हो रहे हैं कि डिसअप्रूव हो रहे हैं, मार्केट से जाके वैलिडेट करो। अपने कस्टमर के इंटरव्यू लो, उससे पता चल जाएगा। एक लिटमस टेस्ट बता दूं आपको, आपका स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा। एक टेस्ट बता दूं आपको, इस टेस्ट को समझ लो आप। बहुत पावरफुल, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जाने के लिए इस वेबिनार में। बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं आपको, जिसने इंप्लीमेंट कर दिया ना लर्निंग लेके, ठक 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 गेम चेंज करेगा। टेस्ट क्या है आपके लिए? क्या आपका कस्टमर आपके सोल्यूशन के लिए प्रीपे करने को तैयार है? अभी प्रोडक्ट आया नहीं है, पहले से देने को तैयार है? क्या आपका कस्टमर आपको डिपॉजिट देने को तैयार है? अच्छा चलो ये नहीं करता तो क्या लेटर ऑफ इंटेंट देता है, क्या बना लो प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा? क्या वो पायलट में शुरू में खरीदने को तैयार है? क्या वो या कम से कम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भाई उसकी कंडीशन मीट कर लोगे तो वो खरीद ही लेगा? अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब अभी आपका कस्टमर तैयार ही नहीं है। आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको पसंद है, हो सकता है कस्टमर को पसंद आए ना आए। बड़ा बिजनेस ने भी यही किया। हमने जब जब प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके प्री लॉन्च में ही कस्टमर ने हमारे को बहुत पैसा दिया। हर बार जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता था, उसका अनाउंसमेंट करते थे कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है। हमने 24 मार्च 2019 को उसका अनाउंसमेंट किया था। प्रोडक्ट हम 7 मई को लेके आए थे, लेकिन 24 मार्च से 7 मई में केवल अनाउंसमेंट हुआ था। भी अनाउंसमेंट में ही हमारे हजारों कस्टमर बन गए थे। उन्होंने एडवांस पैसा देना शुरू कर दिया। अरे मौका हाथ से ना निकल जाए, अरे मौका ना निकल जाए, अरे ले लो भैया ले लो। ऐसे ही लाइफ टाइम मेंबरशिप में हुआ, ऐसे ही हमारे आईबीसी में हुआ, ऐसे ही हमारे हर प्रोडक्ट में हुआ कि कस्टमर हमारे को एडवांस पैसा देता है, 2 साल का पैसा एडवांस देता है, प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले दे देता है। इसको बोलते हैं भरोसा और इसको बोलते हैं नीड। कस्टमर की नीड से मिलती है आपको बिजनेस की लीड। कस्टमर की नीड, बिजनेस की लीड। अज्ञानी कोई नहीं है, अज्ञानी नहीं कोई, सब में कुछ ना कुछ विशेष। सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी है बहुत कुछ शेष, अभी भी है बहुत कुछ शेष। 9वां अध्याय, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपने सब कुछ समझ लिया, कस्टमर को भी समझ लिया, अपने आप को भी समझ लिया, फ्रीलांसिंग से बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाना है आपको। इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट, एमवीबीपी। एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो वायबिलिटी बिल्ड करके दे आपको। क्या होता है ये भाई? जिससे कस्टमर को वैल्यू मिलती हो, कस्टमर अग्री करता हो मुझे वैल्यू मिल रही है, कस्टमर उसके लिए पैसा देने को तैयार है। क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया आपने? कस्टमर वेट कर रहा था, भाई ऐसा कुछ मिल जाए, ले ले पैसे, ले 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 दे दे। प्रोडक्ट इज सफिशिएंट, ऐसा हो प्रोडक्ट जिससे फटाफट से फीडबैक भी मिलने शुरू हो जाए, ताकि आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करो। इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करोगे, बाद बन जाएगी सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल। वन मोर टाइम, सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल। जो सच्चा फायदा बताए वो सबसे अनमोल। कस्टमर फिर आपको अपने फायदे की बात बताएगा, भाई आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। यही हमने भी किया। हमने जब आईबीसी बनाए, 1000 आईबीसी को बोला शुरू में, आप हमें सारी कमियां बताते जाओ, हम उसी से मॉडल इंप्रूव करेंगे। मेरी कंपनी में, बड़ा बिजनेस में लीडरशिप बहुत मजबूत है, बहुत लीडर्स हैं हमारे यहाँ, सॉलिड लीडर्स हैं। आईआईएम्स के ही बहुत लोग हैं हमारे साथ में। टॉप ए ग्रेड मैनेजमेंट कॉलेजेस से हमने लोग हायर किए हैं, लीडरशिप जो हमारी है। हम सब ने मिलकर के फटाफट आईबीसी के लिए कस्टमर के फीडबैक हमने लिया, आईबीसी के, उसको चेंज किया, इंप्रूवमेंट साइकिल, और बहुत तेजी से ग्रो किया। ये प्रोसेस का हिस्सा है। शुरू में हमेशा आपको इंप्रूवमेंट साइकिल मिलने चाहिए। अगर आपने पहली बार में परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया तो कोई गड़बड़ है, मुझे विश्वास नहीं है इस बात पे। आप इस एमवीबीपी को मेजर कैसे करोगे? मेजरमेंट के लिए सबसे पहले देखो, क्या रिपीटेड यूज कर रहा है कस्टमर, क्या बार बार पे कर रहा है? रिपीटेडली यूज एंड पे, इसको दिमाग में रख लो कि वो बार बार यूज और बार बार पे करने को तैयार है। इसका डेटा कलेक्ट करो, तभी आप मेजर कर पाओगे इसको। क्या कस्टमर बार बार खरीद रहा है, बार बार यूज कर रहा है? क्या वो आपके प्रोडक्ट को एडवोकेट कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ दे रहा है लोगों को, भाई बहुत अच्छी चीज है, ये ले लो भाई, बहुत अच्छी चीज है भाई, ले लो भाई, ले लो, ट्राई कर लो, ओए कमाल है यार, मैं कह रहा हूं। अब एमएक्स का प्रीमियम कस्टमर जो होता है, वो यूज करने के बाद कहता है भाई ले लो। या विस्तारा, मैं एयरलाइंस यूज करता हूं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं उसका, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं विस्तारा से, लेकिन प्रमोट करूंगा। जब फ्लाइट लेनी हो, जिसकी जेब में अगर पैसा है तो विस्तारा में जाओ, अगर आपकी जेब में पैसा है तो ताज के होटल में जाओ किसी, या ओबरॉय में जाओ। क्षमा चाहता हूं, ओबरॉय इज गिविंग ऑलवेज बेटर एक्सपीरियंस टू मी इन कंपेरिजन टू, ताज भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन ओबरॉय मेरे माइंडसेट में हमेशा नंबर 1 रहा है।
मैं जब जब ओबरॉय में गया हूँ, इसको हम बोलते हैं डी सीडिंग ऑफ लेमन वेजेस। नींबू भी काट के देगा तो इतने प्यार से बीज निकाल देगा कि पता भी नहीं चलेगा कि नींबू में से चाकू डाल के बीज निकाला गया था। इतना डिटेल्ड ओरिएंटेड, इतना सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। पता नहीं सबको आपका नाम कैसे मालूम रहता है। मैं उन दिनों फेमस ट्रेनर नहीं हुआ करता था, तब भी मैं देखता था कि हर आदमी को नाम ही याद हो गया है। रास्ते में चलते चलते भी उनका कोई स्टाफ मिल रहा है, हेलो डॉक्टर बिंद्रा। अब यार इसको कैसे मालूम ना नाम मेरा? तब मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन डिटेल ओरिएंटेड। तो आप ये देखो, डेटा कलेक्ट करो, क्या आप एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मेरे से कभी भी पूछोगे, मैं ओबरॉय होटल्स की बहुत तारीफ करता हूँ। ऐसे ही आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, नाउ लुक फॉर ट्रेंड्स। अब उसका ट्रेंड बनाओ, ऊपर नीचे देखो क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड करो कौन सा फीचर कस्टमर बार बार यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। प्रोडक्ट में क्या फीचर कस्टमर ज्यादा यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। द ओनली वे टू विन इज टू लर्न फास्टर देन एनीवन एल्स। गलतियों से नातेदारी कर ले, उनको सुधार कर समझदारी कर ले। हाँ, अच्छी कहावत है ये। और फिर क्या है, बात ये है कि वेयर डू आई कलेक्ट द मोस्ट डिटेल्स अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, कहां से लोगे आप ये। हाउ टू डिक्रीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है कि बिना कम इन्वेस्टमेंट के मैं कैसे आगे बढ़ूं। फिर तीसरा है अपने बग्स को फिक्स कर दो, और चौथा है क्या मैं तेजी के साथ इसको प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूं मार्केट में। अब इसको मेजरमेंट के लिए ना कुछ डेटा कलेक्ट करो। जैसे यूजर की रेटिंग्स देखो, यूजर को रेटिंग कितनी दे रहा है 5 में से। एक तो होता जबरदस्ती आपने रेटिंग करा ली, उसको 50 रुपए का कैशबैक देके, तो वो क्या हो गया, आपने रेटिंग खरीदी है। पर प्रोडक्ट के दम पे कितनी रेटिंग दे रहा है वो आपको, उसका एंगेजमेंट कैसा है, वो ऐप कितना डाउनलोड कर रहा है, उसका रिटेंशन रेट कैसा है, कितने दिन तक रुकता है, उसका रीपर्चेज रेट कैसा है, वो दोबारा कब आके खरीदता है। एमएलएम में देखो ना, रीपर्चेज रेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको मालूम है यार ये सस्ता साबुन तेल शैम्पू है। टूथपेस्ट जो मार्केट में 60 रुपए की आती है 600 का बेचते हैं। एलोवेरा जो मार्केट में 100 रुपए का आता है 1000 रुपए का बेचते हैं। तो लोग रीपर्चेज नहीं करते, बार बार नहीं खरीदते हैं। एक्टिव यूजर कितने हैं, परसेंटेज ऑफ पेइंग यूजर कितने हैं, एवरेज रेवेन्यू रेट पर यूजर कितना है, ये सब डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं भी डेटा को बहुत समझता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी लीडरशिप को बोला मेरे को एक्टिव रेशियो आईबीसी का बहुत स्ट्रांग चाहिए। हमने क्या देखा, एमएलएम के अंदर एक्टिव रेशियो है 0.03%। कितना है? 0.03%। यानी कि अगर 1 लाख लोग एमएलएम ज्वाइन करते हैं तो हर महीने एक्टिव केवल 0.03% लोग रहते हैं, बाकी लोग छोड़ते जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उनका एक्टिव रेशियो 7 से 12% तक जाता है। यानी कि 100 लोग ज्वाइन करेंगे, 7 से 12% लोग हर महीने काम करते हैं। हमारी कंपनी में आईबीसी मैंने 33% का टारगेट रखा था। आपको जान के खुशी होगी हमारे 40% आईबीसी का एक्टिव रेशियो है। यानी कि 100 ज्वाइन करेंगे तो 40 लोग हर महीने कुछ ना कुछ जरूर अर्निंग करके जाते हैं हमारे साथ में। ये इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दैट्स द रीजन हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है यार इनके आईबीसी जो है ना, उनका एक्टिव रेशियो बहुत हाई है। तो ऐसे आप डेटा स्टडी करो, जैसे मैं आपको डेटा बताए सारे के सारे। हाँ, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आम डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर 2 साल लगते हैं रेवेन्यू अर्न करने के अंदर के लिए, लेकिन हमने ऐसा मॉडल बनाया कि आईबीसी 3 महीने के अंदर रेवेन्यू अर्न कर ले। नंबर ऑफ मिलेनियर्स जरूर चेक करने चाहिए एमएलएम में। तो परसेंटेज ऑफ मिलेनियर्स जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हाईएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। ये डेटा को अगर आप स्टडी करोगे तो आप आगे बढ़ा पाओगे। वही हमने किया। आज मेरा फोकस क्या है, मैं फोकस करता हूँ नॉन रेवेन्यू पिलर्स पे अपनी कंपनी में, कि प्रोडक्ट कैसे एक्सपैंड करें, ऑटोमेशंस कैसे लेकर के आएँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव करें, पेमेंट पोर्टल्स, डिजिटल दुकान, सर्विस सेंटर्स, ये सब क्या है, नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं। इनसे रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन ये कंपनी को सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं, इन पे काम करना ज़रूरी है। अब हमने एक पेमेंट पोर्टल बनाया। पेमेंट पोर्टल या आईबीसीज के लिए वो अपने मोबाइल पे ही एक्सेस कर सकता है। अपनी लीड मैनेजमेंट को मोबाइल पर ही अपने पेमेंट पोर्टल पर कर लेता है। पूरा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया कि मेरे आईबीसी की कोई कंप्लेंट हो सकती है कि भाई मैंने ये किया लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो उसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया कि 24 घंटे के अंदर उसकी इंक्वायरी को, उसकी क्वेरी को, कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। ऑटो एस्केलेट हो जाएगी वो टिकट, ऑटो एस्केलेट हो जाएगी कंप्लेंट। जैसे एग्जांपल मैनेजर के पास जा रही है, मैनेजर ने अगर 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं किया तो मैनेजर के बॉस जनरल मैनेजर के स्क्रीन पे अपने आप फ्लैश होने लग जाएगा कि भाई तेरा जूनियर मैनेजर है, उसने इसको रिजॉल्व नहीं किया। इससे उसको, सामने वाले को भी, जो आईबीसी ने कंप्लेन किया, उसको भी नोटिफिकेशन मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई ये रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है।
जितने एक्शंस लिए गए उसको पता चल जाएंगे, वो इजीली ट्रैक कर पाएगा, अपने मोबाइल पे ट्रैक कर लेगा, डेस्कटॉप पे ट्रैक कर लेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो री ओपन कर देगा उसी क्वेरी को कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके आंसर से, और उसका फीडबैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन टीम को चला जाएगा। तो ये क्या है, जैसे इसको हमने RIBCM का सपोर्ट दिया। RIBCM का रीजनल IBC मैनेजर, वो रेवेन्यू जनरेट करने में, IBC को कन्वर्जन करने में, इसकी डिजिटल दुकान में उसको सपोर्ट करता है। मार्केटिंग का सपोर्ट दिया, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, ब्रोशर, डिजिटल कैंपेन, मार्केटिंग कोलैटरल, टॉप परफॉर्मिंग IBC को हम वीडियोस भी देते हैं। ये डिजिटल दुकान, मैं आपको एक अपनी केस स्टडी बताता हूँ, मैंने और कहीं नहीं शेयर किया है, पर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ पहली बार। ये डिजिटल दुकान हमने एक ऐसा काम किया, पूरी भारतवर्ष के अंदर किसी ने भी अपने नेटवर्क को अपनी डिजिटल दुकान बना के नहीं दी है। हम ही एकमात्र ऐसी कंपनी है कि हमने उसको एक माइक्रो वेबसाइट IBC की पूरी बना के दी, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बना दी है, जिससे वो उसकी अपनी माइक्रो वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स, सारी ऑफर्स, सारी स्कीम उसको टाइमली वहीं मिल जाती हैं। उससे उसका स्पीड टू मार्केट बढ़ गया। IBC हमारे यहाँ जैसे ही ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही फट से मार्केट में पहुंच जाता है, स्पीड टू मार्केट, यानी कि 3 महीना लग जाएगा उसको ट्रेन होने में, वो पहले हफ्ते में ही ट्रेन होकर के धड़ धड़ काम शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजिटल दुकान, उसकी ट्रेनिंग, उसका लर्निंग डेवलपमेंट, उसका पेमेंट ऑटोमेशन सब वहीं से हो गया है, और वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है अपनी वेबसाइट को, और अपनी सारी अनलिमिटेड लीड्स को वहीं पे टैग कर लेगा। बिल्ड योर ब्रांड, अब अपना पोर्टफोलियो बनाओ। याद है पहले शक्तिमान आया करता था, शक्तिमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, ऐसे ही शक्तिमान, शक्तिमान मैन, जो मर्जी बोल लो आप। वो क्या कहते थे, उसकी 2 प्रोफाइल्स थे, घर पर गंगाधर, घर पर गंगाधर, गल्ला दुकान शक्तिमान, गल्ला दुकान शक्तिमान, यानी कि पहले घर पे गंगाधर था, और लेकिन जब मार्केट में जाता रहा तो वो शक्तिमान था, बिल्कुल सुपर सॉलिड था। ऐसे ही अपना मार्केट में कस्टमर के सामने आपको गंगाधर नहीं शक्तिमान बनना है। ये 2 तरह की उसकी प्रोफाइल्स थी। अ ब्रांड इज नो लॉन्गर व्हाट वी टेल कस्टमर, इट इज व्हाट कस्टमर टेल ईच अदर अबाउट यू। जो कस्टमर दूसरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो है आपका असली ब्रांड। सो अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करो, एक पूरी इमेज की। अगर आप फ्रीलांसर ही हो और पूरा स्टार्टअप नहीं बिल्ड करोगे, फ्रीलांसर ही बना रहना चाहते हो, तो आपकी वेबसाइट में पूरी इमेज लगाओ, फुल बढ़िया से सॉलिड सी पिक्चर बनाओ। अपने पर्सनल ब्रांड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पोर्टफोलियो तैयार करो, उसमें अपनी स्किल्स लिखो, क्या क्या स्किल्स हैं आपके, टेस्टिमोनियल डालो, किसी कस्टमर ने आपके बारे में अच्छा बोला, एक्कोलेट्स डालो, अपनी केस स्टडी डालो, अपने सोशल मीडिया को मजबूत करो, सारे सोशल मीडिया चैनल को वेबसाइट से जोड़ दो, अपनी अनाउंसमेंट कर दो सबके आगे कि भाई आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए, सोशल नेटवर्क को बोलो आपके बारे में शेयर करें, आपने सारे ईमेल कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, पर्सनल उनको अपडेट दो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को कि अब आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, और उनको भी रिक्वेस्ट करो कि लोगों को शेयर करें। कई फेसबुक ग्रुप्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उनको ज्वाइन करो, उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी है फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, वो कैटेगरी वाइज ग्रुप्स बन गए हैं, उनको ज्वाइन करो। देखो, डोंट यूज सोशल मीडिया टू इंप्रेस पीपल, यूज इट टू इंपैक्ट पीपल। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सारे ग्रुप्स में, एक्सप्लेन करो कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो लोगों की। सुनो मेरी बात, एक्सप्लेन करो कि आप क्या मदद कर सकते हो, बेचो नहीं बोला मैंने, एक्सप्लेन करो आप क्या मदद कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस को आंसर करो, लोगों को थोड़ा हेल्पफुल रहो, रिलेशनशिप बनाओ। खाली बार बार ये मत लिखो कि मेरी सर्विस ले लो, हायर मी, मेरी सर्विस ले लो, हायर मी, कोई पसंद नहीं करेगा। लेट पीपल व्यू यू एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। आप अपनी एक्सपर्ट की पोजीशनिंग करो, मैं यहाँ पे हूँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अपने आप जब आपको एक्सपर्ट की पोजीशनिंग हो जाएगी, लोग आएंगे आपके पास। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करते जाओ, आप एग्जाम्पल्स दिखाओ अपने, जो आपने काम किए हैं पहले, उनकी स्टोरीज को शोकेस करो, आप डिस्प्ले करो अपनी सर्विसेज को, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डाल दो ताकि लोग आपके साथ टच में रह सकें। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमेशा रहना चाहिए लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट पे। और पोर्टफोलियो प्रोफेशनल रखो। अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के पास कोई वेबसाइट नहीं होती है, आप अचानक उनसे अलग हो जाते हैं और दिखता है कि आप बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। पोर्टफोलियोज आर एवरीथिंग, प्रोमिसेस आर नथिंग। पोर्टफोलियो अपना जरूर बनाओ। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट्स सोल्ड विदाउट हेजिटेशन। वन मोर टाइम, गोल्डन स्टेटमेंट। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट्स सोल्ड विदाउट हेजिटेशन। योर बिजनेस कार्ड हैज टू स्टैंड आउट। ऐसा बिजनेस कार्ड बनाओ देखते ही आदमी ना रुक जाए जरा, उसके मुंह से निकले अरे, ऐसा क्या निकले, अरे, मतलब ऐसा होना चाहिए बिजनेस कार्ड आपका। उसमें आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी यूनिक वैल्यू क्या, और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। और हो सके तो अपनी वेबसाइट लिंक और प्रोफेशनल ब्लॉग अगर है तो वो भी अपने बिजनेस कार्ड में डाल दो। और डिजिटल बिजनेस कार्ड जरूर बनाना।
ऐसा नहीं कि हर बिजनेस कार्ड कूड़े में ही चला जाए, उससे बचने के लिए डिजिटल बिजनेस कार्ड ये बनाओ। जिंदगी में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उस प्रॉब्लम में खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। मैं भी पूरी एनर्जी के साथ लगाऊं, मेरी भी क्या मुस्कुराहट में एनर्जी में कोई कमी दिखाई पड़ रही है, आप भी एनर्जी के साथ रहिए। 11वां अध्याय, अब कस्टमर एक्वायर करना है। सारे स्टार्टअप में एक ही प्रॉब्लम है, कस्टमर कहाँ से लाऊं, कस्टमर कैसे लाऊं, कस्टमर कहाँ से लाऊं, कस्टमर कैसे लाऊं। जब भी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जब भी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है उनका कि भाई मैं कस्टमर लाऊं कहां से। आपका जो स्टार्टअप पोर्टफोलियो है ना, शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग ऐसा लगाओ भाई लोग कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा क्लाइंट आ गए और आप सर्विस नहीं कर पाए तो भी खतरनाक है, और क्लाइंट रहे ही नहीं तो सर्विस मिली ही नहीं, वो बहुत खतरनाक है। अपना बैलेंस डिजाइन करो। ऑप्टिमल क्लाइंट्स, स्टेडी कैश फ्लो और इनकम गोल, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो। इतने क्लाइंट जितने आप सर्विस कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आप अकेले शुरू करोगे, सोलोप्रेन्योर है, बाद में स्टार्टअप पूरा बिल्ड होता है। इतना होना चाहिए कि आपकी जो कैश फ्लो है वो स्टडी रहे, हर महीने पक्का आने चाहिए पैसे, उधारी पे काम मत करो। और तीसरा, आपका जो गोल है इनकम का, कि मेरा खर्चा 30,000 का है तो 50,000 रुपये जरूर होना चाहिए, उदाहरण दिया मैंने। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है, क्योंकि स्टडी इनकम से आप नेगेटिव कैश फ्लो को बीट कर पाओगे। व्हेन फ्रीलांसर्स आर आस्क्ड अबाउट देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रीलांसिंग बिजनेस, एवरीवन हैज सेड फाइंडिंग क्लाइंट। सबसे मुश्किल काम है कस्टमर कैसे लेके आऊं। सो यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। अगर वैल्यू क्रिएट करोगे कस्टमर मिलेगा। तो सुनते जाओ, आपका फेवरेट टॉपिक कस्टमर लाए कैसे, कस्टमर लाए कैसे। पहले इंट्रोस्पेक्शन करो। हाउ विल कस्टमर नो अबाउट माई ब्रांड, ये अपने आप से पूछो। हाउ विल कस्टमर एनालाइज माई प्रोडक्ट, हाउ विल कस्टमर एक्वायर माई प्रोडक्ट, वो खरीदेगा कैसे मेरा प्रोडक्ट और इसको एनालाइज कैसे करेगा, मेरे को जानेगा कैसे। हाउ विल कस्टमर पे फॉर माई प्रोडक्ट, ये 4 क्वेश्चन का आंसर ढूंढो कि वो मेरे बारे में जानेगा कैसे, मेरे प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करेगा, मुझे खरीदने का तरीका क्या है, और वो मुझे पे कैसे करेगा। जब इन 4 क्वेश्चन का आंसर होगा तब आप कस्टमर को लाने के तरीके पे और अच्छा और डिटेल में जा पाओगे। योर कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। उसको ये परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर उसके पास जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। कस्टमर की परवाह करो, वो आपके साथ रहेगा। हर बात में गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं, बने रहना मेरे साथ। हाँ, द बेस्ट फ्रीलांसर्स दे फॉलो कंज्यूमर एम्पैथी। वो केवल कस्टमर के बारे में सोचते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी, कस्टमर को क्या चाहिए होगा, अब क्या चाहिए होगा, अब क्या चाहिए होगा। अच्छे होटल में यही होता है ना, आप जब रेस्टोरेंट में बैठे हो, खाना खा रहे हो, तो वहां जो वेटर्स होते हैं वो आपके खाने की तरफ देखते नहीं है, लेकिन ऐसा बीच बीच में उनकी नज़र आप पे रहती है, और जैसे ही आपने गर्दन उठाई वेटर को ढूंढने के लिए, वो तुरंत भाग के आपके पास आ जाता है। दैट्स द बेस्ट सर्विस। आपको आवाज नहीं मारना पड़ता, वेटर वेटर ओए वेटर ओए वेटर, नहीं, कुछ नहीं ऐसा करना पड़ता आपको। आप अच्छे रेस्टोरेंट में ऐसे देखते हो, वो तुरंत आ जाता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्पैथी। सॉरी, मैं थोड़ा खड़ा हो गया था, एनर्जी में आ गया हूं। हाँ, ये एनर्जी बिना रेड बुल के है, क्योंकि आप लोग एनर्जी दे रहे हैं मेरे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड फ्रीलांस एनिमेटर हैं, लेकिन आपके कस्टमर को क्या चाहिए, फास्ट, नॉट परफेक्ट, फास्ट, क्योंकि आप डिटेल ओरिएंटेड है, यू विल क्विकली बिकम द मोस्ट डिटेल ओरिएंटेड अनएम्प्लॉयड फ्रीलांसर इन द टाउन। कोई आपको नहीं रखेगा काम पे। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो मैं डिटेल में जाता हूं। कस्टमर कह रहा है जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। अब जो कस्टमर चाहता है वो बात करो। हाँ, वो रात, वो क्या बोलते हैं, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, तुम जो कहो बात वही बात कहेंगे। थोड़ा फिल्में कम देखता हूं मैं, लेकिन बात याद रह गई है। लुक फॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। चाहिए क्या उसको? आपके कस्टमर को स्पीड चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ब्यूटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। जो कस्टमर मांगता है वही बात करनी है आपको। अब नेटवर्क अपने बड़ा करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट्स अटेंड करो, कहीं पे थोड़ा बहुत गिव अ स्मॉल टॉक अबाउट योर एक्सपर्टीज, कीप शोइंग अप, जाते रहो नेटवर्क्स में, जाते रहो। जल्दी